हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 3 मई 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो का एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखें, क्योंकि हर वीडियो के लास्ट में मैं 2 क्वेश्चन वीडियो के एक्सप्लेनेशन से पुटअप करता हूँ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री ऑर्गेनाइजेज वर्ल्ड लार्जेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज रिम ऑफ पैसिफिक? यानी कौन सी कंट्री विश्व की लार्जेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज रिम ऑफ पैसिफिक ऑर्गेनाइज करती है? इसका सही जवाब होगा यूएसए, यानी अमेरिका विश्व की लार्जेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज रिम ऑफ पैसिफिक, या इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं रिम पैक, इसका ऑर्गेनाइजेशन करती है हर 2 वर्ष पे। तो ये एक बाई एनियल इवेंट है। हर 2 वर्ष पे अमेरिका द्वारा हवाई आइलैंड में इसका आयोजन होता है, जिसमें वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ की नेवीज़ इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। इस बार कोरोना वायरस चल रहा है, जून जुलाई में ये एक्सरसाइज कंडक्ट होनी थी तो पोस्टपोन हो गई है। अब ये शायद अगस्त सितंबर में होगी। तो रिम पैक एक्सरसाइज यूएसए द्वारा कंडक्ट की जा रही है। 1970 से हर 2 वर्ष पे अमेरिका इसको कंडक्ट करता है हवाई आइलैंड पे। आप इतना याद रखेंगे, नेवल एक्सरसाइज है 2 वर्ष पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली आई स्पेशल वेराइटी ऑफ ब्लैक राइस चखाओ गॉट जीआई टैग बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? हाल ही में चावल की एक स्पेशल वैरायटी, जो कि एक ब्लैक चावल है, उसकी वैरायटी का नाम है चखाओ, इसको जीआई टैग मिला है। आपको बताना है किस इंडियन स्टेट से बिलोंग करती है। तो चावल की ये ब्लैक वैरायटी आप देख सकते हैं, इसको जीआई टैग दिया गया है, मणिपुर से बिलोंग करती है और इसका नाम क्या है? चखाओ। रिसेंटली 3-4 वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसमें कश्मीर का केसर शामिल है और गोरखपुर उत्तर प्रदेश की पॉटरी शामिल है, जो टेराकोटा पॉटरी है उसको भी जीआई टैग दिया गया है। साथ ही साथ मणिपुर का ब्लैक राइस चखाओ, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग देता कौन है? तो जो जीआई रजिस्ट्री है या जीआई रजिस्ट्रेशन ऑफिस, ये चेन्नई में स्थित है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है। ये हर वर्ष जो प्रोडक्ट होते हैं ज्योग्राफिकल एरिया के आधार पे, अगर फेमस होते हैं उस एरिया में, तो उनको जीआई टैग प्रदान करता है। बता दूं, जीआई टैग 10 वर्ष के लिए मान्य होता है, उसके बाद रिन्यूअल करवाना पड़ता है। तो रिसेंटली चावल जो आपका ब्लैक राइस है उसकी एक वैरायटी है, चखाओ कहते हैं मणिपुर में, उसको जीआई टैग दिया गया है। आप इतना याद रखेंगे। और मैंने आपको बता दिया जीआई रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर चेन्नई में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत आती है और 10 वर्ष के लिए जीआई टैग इसके द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड यस प्रोग्राम टू टैकल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन? किसने भारतीयों की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए यस प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने यस प्रोग्राम लॉन्च किया है। फुल फॉर्म यस प्रोग्राम का क्या है? तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंसेज एंड हेल्थ। तो यस प्रोग्राम है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। पर्पज़ क्या है? पर्पज़ है ग्रास रूट लेवल पर लोगों की हेल्थ को बेहतर लगाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए काम किया जाएगा। यस प्रोग्राम के तहत डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। इसमें सहयोग कौन कर रहा है? NCSTL, यानी नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एक प्रोग्राम है। 1982 में ये स्टार्ट किया गया था, 6th 5 ईयर प्लानिंग के दौरान। पर्पस था ग्रॉस रूट लेवल पर लोगों की हेल्थ के लिए कैसे बेहतरीन काम किया जाए। उसी के तहत आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत यस प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसका पूरा फोकस इस समय कोविड-19 पर होगा यस प्रोग्राम का, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, किसने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है? तो रिसेंटली CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है। पर्पज़ क्या है? पर्पज़ है किसानों को सप्लाई चेन एंड फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जोड़ना। देखिए, किसान उत्पादन करता है, अगर उसको बेहतर सप्लाई चेन नहीं प्रोवाइड की जाएगी तो उसकी फसल ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए CSIR ने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है। एक्चुअली CSIR की एक लैब है, CRRI, यानी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली में स्थित है। इसने ये ऐप डेवलप किया था और इसको CSIR ने लॉन्च कर दिया है। बात करते हैं CSIR की, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। 1942 में हमारे इंडिया में 2 बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। एक तो क्रिप्स मिशन भारत आया था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत आया था। पर्पज़ क्या था? कि हमारे इंडियंस जो है वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स का साथ दें। दूसरा, हमारा उस समय 1942 में क्या हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। महात्मा गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई के नारे के साथ क्विट इंडिया आंदोलन की शुरुआत की थी मुंबई के गोवलिया टैंक चौक मैदान से। तो ये 2 घटनाएं 1942 में हुई थी। उसी दौरान CSIR की स्थापना हुई थी। CSIR के प्रेसिडेंट कौन होते हैं? परमानेंटली इसके प्रेसिडेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर।
हालांकि डायरेक्टर जनरल चेंज होते रहते हैं। वर्तमान में कौन है? शेखर सी मांडे। और हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। आप इन्हें याद रखेंगे। तो रिसेंटली किसान सभा ऐप लॉन्च किया गया है CSIR के द्वारा, किसानों को बेहतर लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च फ्री हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर इट्स सिटीजन। तो भारत का पहला राज्य कौन बना है जो अपने नागरिकों को फ्री हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड कर रहा है? तो महाराष्ट्र ने रिसेंटली घोषणा की है कि वो अपने सभी नागरिकों को फ्री हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाएगा। महाराष्ट्र की एक स्कीम है महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। इसमें पहले 85% पॉपुलेशन कवर होती थी, अब महाराष्ट्र की बाकी बची हुई 15% पॉपुलेशन भी कवर होगी। तो इस तरह से महाराष्ट्र अपने राज्य के हर एक नागरिक को फ्री हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा इस स्कीम के तहत। तो स्कीम का नाम नोट कर रख लीजिएगा, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कीम है। मैंने 2-3 दिन पहले पढ़ाया था कि रिसेंटली महाराष्ट्र हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता अपॉइंट हुए हैं। बात करते हैं महाराष्ट्र की। सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे जी हैं। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और कल मैंने आपको बताया था कि 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी से ये दोनों राज्यों को अलग करके निर्माण किया गया था। तो आप याद रखेंगे, रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो अपने सभी नागरिकों को महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत फ्री हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन स्टेट अनाउंस टू प्रोवाइड फ्री पावर सप्लाई टू ऑल इट्स फार्मर फॉर खरीफ क्रॉप सीजन। तो फ्री में बहुत कुछ दिया जा रहा है। आपको बताना है किस भारतीय राज्य ने अनाउंस किया है कि वो खरीफ सीजन के दौरान, खरीफ फसल के सीजन के दौरान अपने सभी फार्मर्स को फ्री पावर सप्लाई प्रोवाइड करेगा। तो फ्री इंश्योरेंस हमने पढ़ लिया, महाराष्ट्र ने दे रहा है। खरीफ क्रॉप के दौरान फ्री पावर सप्लाई कौन देगा? तो आंध्र प्रदेश ने अनाउंस किया है वो अपने सभी किसानों को खरीफ के सीजन के दौरान 9 घंटे की फ्री पावर सप्लाई देगा। और अगले वर्ष ये रबी के लिए भी इसने अनाउंस कर दिया कि रबी के लिए भी ऐसा ही प्रोविज़न किया गया। तो खरीफ में आपको पता है चावल की खेती करते हैं और रबी में गेहूं की खेती करते हैं। आंध्र प्रदेश ने कहा है कि 9 घंटे की फ्री पावर सप्लाई दी जाएगी ताकि वो लोग इरिगेशन कर सकें खरीफ की क्रॉप के दौरान। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो सीएम कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर हैं। आंध्र प्रदेश की जो नई कैपिटल बन रही है अमरावती, याद रखिएगा वो कृष्णा नदी के तट पर है। और आंध्र प्रदेश इंडिया का पहला राज्य है जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्थापित हुआ था। श्री पोट्टी श्री रामलू जी के निधन के बाद जवाहरलाल नेहरू ने भाषा के आधार पे पहला राज्य गठित किया था, उसका नाम है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की एक पुलिकट लेक बहुत फेमस है, यहाँ पे है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। 97% एरिया आंध्र प्रदेश में पड़ता है। वहीं पे श्रीहरिकोटा स्थित है जहाँ से इसरो अपने रॉकेट लॉन्च करता है। तो आप देखिएगा, रिसेंटली आंध्र प्रदेश ने कहा है वो अपने सभी किसानों को फ्री पावर सप्लाई देगा खरीफ क्रॉप सीजन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु लॉन्च्ड ई बुक प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड ऑन द सेंटिनरी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रोफेसर बीबी लाल। तो प्रोफेसर बीबी लाल के 100वें जन्म दिवस के अवसर पर किसने प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक ई बुक लॉन्च की? तो हमारे कल्चर मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक ई बुक लॉन्च की है। आप याद रखिएगा, यानी ऑनलाइन ये अवेलेबल होगी। यहाँ आप देख सकते हैं प्रोफेसर बीबी लाल को। ये फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हैं इंडिया के और यूपी के झांसी के रहने वाले हैं। हाल ही में इनका 100वां जन्मदिन मनाया गया है और लंबी आयु हो इनकी। इन्होंने आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है। यूपी के झांसी के रहने वाले हैं और इनकी 100वें बर्थ एनिवर्सरी पर हमारे कल्चर मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल ने ई बुक प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन इलेक्टेड एज इंटरनेशनली ऑनर्ड मेंबर ऑफ AAAS यानी अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेस। यहाँ साइंसेस है, आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय रूप से सम्मानित मेंबर के तौर पर सिलेक्ट किया गया है या इलेक्ट किया गया है AAAS द्वारा, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेस द्वारा? शोभा नरसिम्हन जी को AAAS द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मानित व्यक्ति के तौर पे इलेक्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि नैनो साइंस के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। तो आप शोभा नरसिम्हन जी का नाम आप याद रखेंगे। आपको मैं बता दूं, ये इनका जन्म जो है मुंबई में हुआ था, तो ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। शोभा नरसिम्हन जी हमारे इंडिया के JNCASR में काम करती हैं। तो कल मैंने आपको बताया था जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंस एंड रिसर्च, ये इसमें काम करती हैं, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत आता है ये। रिसेंटली इनको AAAS अमेरिकन एकेडमी फॉर आर्ट एंड साइंस द्वारा इंटरनेशनली ऑनर्ड मेंबर के लिए इलेक्ट किया गया है। तो आप याद रखेंगे शोभा नरसिम्हन जी।
जो आपका AAAS है यानी अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेस, ये हर वर्ष साइंस, आर्ट, ह्यूमैनिटीज़, पब्लिक फील्ड में स्कॉलर्स को सिलेक्ट करता है और उनको सम्मान प्रदान करता है, आप याद रखिएगा। तो शोभा नरसिम्हन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम फर्स्ट इंडियन टेनिस प्लेयर नॉमिनेटेड फॉर फेड कप हार्ट अवार्ड। तो पहला भारतीय टेनिस प्लेयर कौन बना है जिसे फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड किया गया है? सानिया मिर्जा जी पहली भारतीय टेनिस प्लेयर बनी हैं। आज तक किसी भी भारतीय टेनिस प्लेयर को फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड नहीं किया गया था। देखिए, हर वर्ष सिर्फ महिलाओं को ही फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड किया जाता है, क्योंकि जो फेड कप है वो सिर्फ महिलाओं के लिए ही ऑर्गेनाइज होता है। ये महिला टेनिस कॉम्पिटिशन है, आप याद रखिएगा। तो फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए विभिन्न विभिन्न कॉन्टिनेंट्स से महिला प्लेयर्स को चुना गया था। ओशनिया और एशिया से 2 लोगों को चुना गया, जिसमें एक इंडोनेशिया की परिस्का मैडलिन नुग्रोहो हैं और दूसरी इंडिया से हैं, क्या नाम है, सानिया मिर्जा जी। तो आप याद रखेंगे, फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए इंडिया की पहली टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा जी को चुना गया है। और ये जो फेड कप हार्ट अवार्ड है ये एक ऑनलाइन वोटिंग प्रणाली द्वारा तय होता है, जिसको मिलेगा आगे पता चल जाएगा। जब पता चलेगा तो मैं आपको फिर से कवर कराऊंगा। तो इंडिया से सानिया मिर्जा जी को नॉमिनेट किया गया है इस बार फेड कप हार्ट अवार्ड में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वोट करिए और सानिया मिर्जा जी को जिताइए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ अपॉइंटेड न्यू सेक्रेटरी ऑफ MSME मिनिस्ट्री। तो रिसेंटली MSME मिनिस्ट्री का नया सेक्रेटरी किसे अपॉइंट किया गया है? बता दूं, AK शर्मा जी यानी अरविंद कुमार शर्मा जी को माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। ये 1988 बैच के गुजरात कैडर के IAS ऑफिसर हैं। ये आप मत याद रखिए, सिर्फ इतना याद रखिए कि AK शर्मा जी को MSME मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी चुना गया है। ये बाकी के तीनों नाम भी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि साथ ही में सारे लोग अपॉइंट हुए हैं। जो आपके गिरिधर अरमाने जी हैं, इनको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का सेक्रेटरी चुना गया है, ठीक है। उसके बाद आपके तरुण बजाज जी हैं, तो इनको अतानु चक्रवर्ती की जगह पे अब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का सेक्रेटरी चुना गया है। तो तरुण बजाज जी को डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का सेक्रेटरी चुना गया है। और आखिरी बचते हैं आपके अजय तिर्की जी, इनको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में सेक्रेटरी चुना गया है। तो ये चारों का नाम आप याद रखेंगे। AK शर्मा जी को मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, गिरिधर अरमाने जी को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के लिए, तरुण बजाज जी को इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए और अजय तिर्की जी को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए सेक्रेटरी चुना गया है। आप चारों का नाम याद रखेंगे और धीरे धीरे आने वाले दिनों में वैसे भी याद हो जाएगा, क्योंकि इनके नाम हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। तो अगर नाम ना भी याद रखें तो डेली वीडियोज़ देखें, आपको नाम याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टास्क फोर्स ऑन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP रिसेंटली सबमिटेड इट्स फाइनल रिपोर्ट टू फाइनेंस मिनिस्ट्री, इट वॉज हेडेड बाई। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर एक टास्क फोर्स बनाई गई थी, जिसने हाल ही में अपनी अंतिम रिपोर्ट फिनांस मिनिस्ट्री को सबमिट कर दी है। आपको बताना इस टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन थे? तो इंजीती श्रीनिवास इसके अध्यक्ष थे, आप इतना याद रखिएगा। मैं बता दूं, बजट के दौरान या बजट के बाद नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान की घोषणा की थी। उस समय कहा था कि 102 लाख करोड़ रुपए है, ये डॉलर नहीं, आप याद रखिएगा। 102 लाख करोड़ रुपए का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा। तो उस पर एक टास्क फोर्स बना दी गई थी कि आप देखिए कितना खर्च आएगा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए। तो ये टास्क फोर्स बनाई गई थी इंजीती श्रीनिवास की अध्यक्षता में, कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी हैं ये। इन्होंने अब रिपोर्ट सबमिट की है, तो इन्होंने कहा 102 लाख करोड़ नहीं, 111 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया था। देखिए, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट का पर्पज़ क्या है? देश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, बेहतर रेलवेज़ हों, बेहतर हाईवेज़ हों, बेहतर स्कूल कॉलेजेस हों। तो देश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, इसके लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। रिसेंटली जो टास्क फोर्स थी उन्होंने अपनी अंतिम रिपोर्ट दे दी है और कहा है कि 111 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी अगले 5 वर्षों में, अगर ये प्रोजेक्ट लॉन्च करना है। मैं बता दूं, यहाँ आप ग्राफ में देख सकते हैं, जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट है इसका मैक्सिमम पार्ट रोड्स के निर्माण में खर्च हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं बॉटम में, रोड्स में लगभग 19 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये मैक्सिमम पार्ट है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट का। तो इंजीती श्रीनिवास जी इस टास्क फोर्स के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट टॉप्ड इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अंदर MG नरेगा स्कीम। तो ये रिसेंटली रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट लॉन्च की है, उसमें बताया गया है कि MG नरेगा स्कीम के तहत एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला सबसे बेहतरीन राज्य कौन है? तो आपका छत्तीसगढ़ ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्कीम के तहत सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है। हालांकि जो रूरल मिनिस्ट्री है उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार
टोटल 77.85 लाख लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया गया है मनरेगा स्कीम के तहत, जिसमें छत्तीसगढ़ ने सर्वाधिक रोजगार दिया है लोगों को। सेकंड नंबर पे राजस्थान है और थर्ड नंबर पे अपना यूपी आता है। तो आप याद रखिएगा, लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट नरेगा स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ ने प्रोवाइड किया है। अगर यही हम बात करें कि मैक्सिमम एसेट यानी संपत्ति का निर्माण किस राज्य ने किया है मनरेगा स्कीम के तहत, तो उसमें आंध्र प्रदेश आपका टॉप पे आ जाता है। एसेट निर्माण में आंध्र प्रदेश टॉप पे है और यूपी सेकंड नंबर पे है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में छत्तीसगढ़ टॉप पे है और मनरेगा के तहत एसेट निर्माण में आंध्र प्रदेश टॉप पे है। छत्तीसगढ़ के सीएम आपको पता ही हैं, भूपेश बघेल जी, और गवर्नर कौन है, अनुसुईया यूके जी। और आंध्र प्रदेश के मैं आपको बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले। बात करते हैं महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्कीम की। देखिए जो आपका एक्ट है एमजी नरेगा एक्ट, वो 2005 में पास हुआ था। तो कभी एग्जाम में पूछते हैं एक्ट कब पास हुआ था, तो आप ध्यान से पढ़िएगा, 2005 में पास हुआ था। स्कीम कब लॉन्च हुई थी, तो 2006 में लॉन्च हुई थी। तो ये दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है, स्कीम 2006 में लॉन्च हुई थी और एक्ट 2005 में लॉन्च हुआ था। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि पूरे देश में स्कीम कब लॉन्च हुई थी, तो वो 2008 में लॉन्च हुई थी, क्योंकि 2006 में जब लॉन्च हुई थी तो टेम्परेरी बेसिस पे एक दो स्टेट में लॉन्च करके चेक की गई थी। बाद में 2008 में पूरे कंट्री में लॉन्च कर दी गई थी आपकी एमजी नरेगा स्कीम। बाकी आप सभी को पता है 100 डेज़ का रोजगार इसमें दिया जाता है और सेंट्रल स्टेट भागीदारी कितनी है, 60-40 का रेशियो है इस स्कीम में। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत आती है ये स्कीम। और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है, जो आपके कृषि मंत्री हैं, तोमर जी, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज इंडियाज टोटल सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू इंडिया सोलर मार्केट लीडर बोर्ड 2020। तो इंडिया सोलर मार्केट लीडर बोर्ड 2020 नामक एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि भारत की टोटल सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी दिसंबर 2019 तक 35.7 गीगावाट है। इन्होंने कहा है कि 2019 में इंडिया की सोलर कैपेसिटी में 7.3 गीगावाट का एडिशन हुआ था। तो इस तरह से सोलर कैपेसिटी, टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़ के 35.7 गीगावाट हो गई। तो ये रिपोर्ट जारी किसने की, तो ये रिपोर्ट जारी की थी मरकॉम इंडिया रिसर्च। मरकॉम इंडिया रिसर्च जो है आपकी, वो मरकॉन कैपिटल ग्रुप का एक पार्ट है। मरकॉन कैपिटल ग्रुप अमेरिका की एक फर्म है जिसके सीईओ हैं राज प्रभु मरकॉन। तो आप इतना याद रखेंगे, रिसेंटली मरकॉन कैपिटल ग्रुप ने रिपोर्ट जो जारी की थी, इंडिया सोलर मार्केट लीडर बोर्ड 2020 रिपोर्ट, इसने कहा है इंडिया में टोटल सोलर इंस्टॉल कैपेसिटी 35.7 गीगावाट है और इस वर्ष यानी 2019 में एडिशन हुआ है 7.3 गीगावाट का। मैं बता दूं, जो इंडिया का टारगेट है वो 2020 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का है, जिसमें सोलर एनर्जी का टारगेट है 100 गीगावाट। तो इन 175 गीगावाट से 100 गीगावाट सिर्फ सोलर से जनरेट करनी है 2022 तक। तो आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं जो ये फिगर है, इसमें इंडिया की टोटल कैपेसिटी दी है एनर्जी की, बाद में रिन्यूएबल यहाँ से निकाल के ये दिया है आपको। तो विंड का मैक्सिमम पार्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं, सोलर मात्र इतना पार्ट है। तो सोलर इस समय एडिशन सबसे ज़्यादा हो रहा है, सोलर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है इंडिया में और विंड काफ़ी स्लो बढ़ रही है। और आपको पता है जो इंडिया का टारगेट है 175 गीगावाट, इसमें सोलर का पार्टिसिपेशन भी 100 गीगावाट है। तो इसीलिए सोलर का तेज़ी से बढ़ना भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ओपन बजट सर्वे 2019 कंडक्टेड बाय IBP यानी इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप। वॉशिंगटन बेस्ड एक संस्थान है इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप, इसने 7th टाइम ओपन बजट सर्वे कंडक्ट करवाया है 2019 में। आपको बताना है इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की रैंक है 53rd। और इस ओपन बजट सर्वे में टॉप किसने किया है, तो न्यूजीलैंड ने टॉप किया है। देखिए 117 कंट्रीज थी जिसमें इंडिया की रैंक 53 थी और न्यूजीलैंड ने टॉप किया था। बता दूं, जो आपका ओपन बजट सर्वे है ये किसी भी कंट्री के बजट की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही देखता है और उसका एनालिसिस करता है। इन दोनों पैरामीटर्स पे इंडिया जो है 53rd प्लेस पे है। इंडिया का स्कोर क्या है इस बजट सर्वे में, तो 49 स्कोर है। वहीं न्यूजीलैंड 87 स्कोर के साथ फर्स्ट प्लेस पे है। आप याद रखिएगा 100 में से स्कोर प्रोवाइड किया जाता है। बात करते हैं न्यूजीलैंड की, क्योंकि टॉप किया है उसने। तो न्यूजीलैंड की कैपिटल आप सभी को पता होगी वेलिंगटन। करेंसी है न्यूजीलैंड की डॉलर, US डॉलर नहीं, न्यूजीलैंडियन डॉलर। PM है जेसिंडा ऑर्डन। और न्यूजीलैंड की वांगानुई रिवर बहुत फेमस है क्योंकि वर्ल्ड की पहली नेचुरल बॉडी है जिसको लिविंग पर्सन का स्टेटस मिला था। जैसे हम लोग लिविंग बॉडी हैं, वैसे ही ये वर्ल्ड की पहली नेचुरल बॉडी है वांगानुई रिवर, इसको लिविंग पर्सन का दर्जा मिला था। यानी ये कोर्ट में अपना केस कर सकती है या इसके बिहाफ पे कोई केस कर सकता है। हमारे इंडिया में गंगा नदी को लिविंग पर्सन का दर्जा मिल गया है उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्यूना डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, देखिए कई कंट्रीज़ फूड और न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए ग्लोबली ट्यूना फिश
ये मछली है, इस पर डिपेंड रहती हैं। इसीलिए यूनाइटेड नेशन द्वारा प्रत्येक वर्ष 2 मई को ट्यूना फिश की इंपॉर्टेंस के विषय में लोगों को अवेयर करने के लिए वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। पहली बार 2017 में स्टार्ट किया गया था वर्ल्ड ट्यूना डे मनाना, और अब हर वर्ष मनाया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन ने स्टार्ट किया है। बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की, तो 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी, इसीलिए 24 अक्टूबर को यूएन डे भी मनाया जाता है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल मेंबर हैं 193, ऑब्जर्वर हैं 2, तो इस तरह से 195 लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मेंबर आप याद रखिएगा 193 ही हैं। सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुतरेस। और यूनाइटेड नेशन में कितने परमानेंट ऑर्गन हैं? 5 परमानेंट ऑर्गन हैं। जैसे आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो गया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया जो सबसे ताकतवर बॉडी है, उस तरह से यूनाइटेड नेशन में 5 परमानेंट ऑर्गन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम गॉट फर्स्ट प्लेस इन आईसीसी ओडीआई रैंकिंग? तो रिसेंटली आईसीसी ने ओडीआई के लिए, टेस्ट के लिए और टी20 के लिए टीमों की रैंकिंग जारी की है। इसमें ओडीआई रैंकिंग आपको बताना है कौन टॉप पे है। तो जिसने वर्ल्ड कप जीता था वो ओडीआई रैंकिंग में टॉप है, इंग्लैंड। बाकी जो टी20 के लिए रैंकिंग है और टेस्ट के लिए रैंकिंग है उसमें ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको डिटेल वाइज। देखिए जो ओडीआई आईसीसी की रैंकिंग है उसमें इंग्लैंड टॉप पे है, सेकंड है इंडिया, थर्ड है न्यूजीलैंड। बात करते हैं आईसीसी टेस्ट रैंकिंग की, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है, सेकंड न्यूजीलैंड है और थर्ड इंडिया है। वहीं आईसीसी टी20 टीम की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है, इंग्लैंड सेकंड पे है और इंडिया थर्ड पे है। तो तीनों की रैंक हमने बता दी, आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं आईसीसी की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। हमारे देश में उस समय अंग्रेज़ों ने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म लॉन्च किया था। हेडक्वार्टर आईसीसी का कहाँ है? दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल है अबू धाबी। और हेडक्वार्टर आईसीसी का कहाँ है? उसी के एक शहर दुबई में है। मेंबर कितने हैं आईसीसी में? 104 मेंबर हैं। आईसीसी के चेयरपर्सन और सीईओ दोनों का नाम बहुत पूछते हैं। चेयरपर्सन है इसके शशांक मनोहर जी और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मनु सावनी जी, आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर मैनेजमेंट अथॉरिटी रिसेंटली अटैच टू मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति? तो कौन सी रिवर मैनेजमेंट अथॉरिटी को रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में अटैच कर दिया गया? तो कावेरी रिवर मैनेजमेंट अथॉरिटी CRMA, इसको रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में अटैच कर दिया गया है। लोग इसका काफ़ी विरोध कर रहे हैं। मैं बता दूं, जो कावेरी रिवर मैनेजमेंट अथॉरिटी है इसका गठन सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के आधार पे 2018 में हुआ था। क्यों हुआ था इसका गठन? जो आपका कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल था उसने फैसला दिया था कावेरी जल के बंटवारे का, उस बंटवारे को लागू करने के लिए 2018 में इसका गठन हुआ था। कावेरी जल विवाद 4 स्टेट्स के बीच में है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी। और मेन जो जल विवाद इसका है वो सिर्फ 2 स्टेट्स के बीच में ही है, क्योंकि कावेरी नदी का मैक्सिमम भाग इन्हीं 2 स्टेट के बीच में आता है, वो है कर्नाटक और केरल। आप सभी को पता है कावेरी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और इधर बंगाल की खाड़ी के पास जाके मर्ज हो जाती है। तो आप याद रखिएगा, रिसेंटली कावेरी रिवर मैनेजमेंट अथॉरिटी का ऑफिस जल शक्ति मिनिस्ट्री में अटैच कर दिया गया है। और जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी। ये प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन है, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो गए थे, इसका जवाब ये दे दिया था। तो आप 0 काउंट कर लिया करिए, एग्जाम में आजकल इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। हालांकि 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करने हैं। और PNB पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई थी। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में आपको फर्स्ट प्लेस बताना है और इंडिया की GI रजिस्ट्रेशन का ऑफिस कहाँ पे है आपको ये बताना है। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।